नमस्ते बच्चों। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, आज मैं बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य के बारे में बताऊंगी। आदिकालीन साहित्य युगीन परिस्थितियाँ क्या थी। आदिकालीन साहित्य युगीन परिस्थितियाँ क्या थी या परिवेश क्या था। देखो बच्चों, साहित्य समाज का दर्पण होता है और इस उक्ति की जो सार्थकता है वो प्रत्येक युग में साहित्य में देखी जा सकती है कि साहित्य समाज का दर्पण है। हमें साहित्य में उस समाज का सारा का सारा दृश्य, सारा का सारा यथार्थ हमको उसमें दिखाई देता है। आदिकालीन साहित्य का जो रूप, विस्तार और आयाम उपलब्ध होता है वो सब अपने काल की परिस्थितियों से ही प्रेरित है। साहित्य में युग विशेष की धड़कनें, उसकी आशाएं, आकांक्षाएं, मान्यताएं, स्थापनाएं, प्रेरणाएं, घटनाएं आदि का आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से वर्णन होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कैसे होता है कि उसकी जो समाज की उस समय की जो विशेष जो धड़कनें हैं, उनकी आकांक्षाएं, आशाएं हैं, मान्यताएं, स्थापनाएं, तो उस युग विशेष की जो प्रवृत्तियां हैं वो सारी की सारी उसमें हमें दिखाई पड़ती हैं उस साहित्य में। और इसी प्रकार से आदिकाल का साहित्य भी उस समय की परिस्थितियों की सफल अभिव्यक्ति है। तो उसके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक युगीन परिवेश और जो उसका परिदृश्य है, उसका जो चित्रण है वो हमें समझना चाहिए कि किसी भी काल की युगीन परिवेश, उस काल के साहित्य का युगीन परिवेश क्या है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सामाजिक परिवेश की। सामाजिक परिवेश, ये युग भारतीय इतिहास में अशांति, युद्ध, धर्मांधता का युग रहा है। कि ये जो सामाजिक परिवेश था, आदिकाल का जो समय था, वो हमें इतिहास देखें तो हमें पता लगता है कि सबसे ज़्यादा अशांति का समय था। युद्ध होते थे और धार्मिक जो थी अंधता बहुत थी। धर्म को लेकर लोगों में बहुत ही अंधविश्वास था। तो इस तरह से ये जो बड़ा समय था बहुत ही कठिनाई का समय था। और देखा जाए तो जब धर्म और राजनीति केवल अपनी ही चिंता में लीन हो जाते हैं तो समाज भी विभिन्न परेशानियों का, विकारों का शिकार हो जाता है। क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य होता है धर्म का और राजनीति का कि वो समाज का ध्यान रखे, परंतु ऐसा नहीं था। और उस समय में सिर्फ अपने ही चिंता में लीन राजनीतिक लोग जो थे और धर्म अपने ही चिंता में व्यस्त था। तो ऐसी स्थिति में समाज में विभिन्न विषमताएं व्याप्त हो गई थीं। 10वीं 11वीं शती और उससे पूर्व ही भारतीय समाज वर्ण के आधार पर जातियों की कठोर व्यवस्था में जकड़ने लग गया था। कि जो 10वीं 11वीं शती थी, बल्कि और उससे पूर्व ही जो हमारा भारतीय समाज है उसमें वर्ण व्यवस्था आ गई थी। तो वहाँ पर जब वर्ण व्यवस्था आ जाती है तो बच्चों आपको मालूम ही है कि समाज में क्या क्या परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं, किस तरह से उसमें भेद लोगों में आपस में होने लग जाता है, जातियों में भेद हो जाता है वर्ण के आधार पर, और कठोर परेशानियाँ का सामना वहाँ करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति के जो गुण कर्म होते हैं और सब उनकी जो अच्छाइयाँ होती हैं उनका महत्व नहीं रहता। और वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो जाति है वो उच्च हो जाती है। क्या हो जाती है कि मनुष्य की जो अच्छाइयाँ हैं, मनुष्य के गुण हैं, मनुष्य के अच्छे कर्म हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता, बल्कि जाति की उच्चता ही मनुष्य की उच्चता का प्रमाण हो जाती है। और ऐसी ही स्थिति उस समय पर
थी आदिकाल के समय में, कि वहाँ पर वर्ण भेद था और जाति की जो उच्चता थी, उच्च जाति का जो व्यक्ति था उसको महत्व था, और जो निम्न जाति का व्यक्ति था उसको समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं था। और उस समय जो था आदिकाल में जातियों का वर्ण भेद बढ़ता ही जा रहा था। उसमें बजाय उसको वर्ण भेद समाप्त होने के और उसमें वो दृढ़ होता जा रहा था, पक्का होता जा रहा था, और जातियों का जो वर्ण भेद था बढ़ता जा रहा था। उनमें वर्ण में भी छोटी छोटी उपजातियाँ पनपने लगी थी, और जो छुआछूत थी वो उससे जो एक मतलब विकृत मानसिकता का प्रतीक वहाँ हमें पता ही चलता है कि बहुत ज़्यादा छुआछूत थी उस समय में। और जो था समाज में जो अच्छाई थी वो नष्ट हो रही थी। और हिंदू समाज की जो पाचन शक्ति थी वो भी नष्ट हो रही थी देखा जाए तो, क्योंकि जो हिंदू समाज से एक बार बहिष्कृत हो गया वो अपने फिर निजी धर्म में नहीं आ सकता था। उसको एक बार बहिष्कृत कर दिया तो वो फिर बहिष्कृत ही माना जाता था। तो इस प्रकार से धर्म की तरह समाज में भी समाज जो था रूढ़ियों से ग्रस्त हो गया था। समाज में बहुत ही बुराइयां पैदा हो गई थी। सामंतों की वीरता और उच्चता का दंभ समाज को नष्ट किए जा रहा था, क्योंकि जो उच्च जाति थी उसको ही महत्व था। तो जो सामंतों की वीरता थी और उच्चता थी, उनका जो दंभ था वो सारी चीज़ों को, उनके जो बुराई थी उसको, सारी चीज़ों को, अच्छाइयों को ढक लेता था। और राजपूतों में वीरता और बलिदान की परंपरा निर्वाह की होड़ लगी हुई थी, क्योंकि वो अपना शक्ति प्रदर्शन और बलिदान को वो बहुत ही महत्व दे रहे थे। एक तरह की उनके अंदर होड़ सी हो गई थी इस बात की। स्त्रियों भी आत्म बलिदान और शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों के पीछे नहीं थी। स्त्रियां भी बताती थी कि भाई हम जो हैं हम वीरांगनाएं हैं, बहुत साहसी हैं। तो वो भी अपना पूरा का पूरा शौर्य प्रदर्शन उनका रहा करता था। तो इसी प्रकार से स्त्रियों के विवाह के लिए उस समय स्वयंवरों का आयोजन होता था। और इस आयोजन में जो उनका स्वयंवर होता था उस पर भी वीरता और सम्मान के नाम पर अपहरण कांड होते थे। मतलब समाज की स्थिति ऐसी थी उस समय कि जातिगत रूप से बढ़ जाने के कारण उसमें कई दोष आ गए थे। और इसी तरह से जो उच्च जातियाँ थी जो अपना दम्भ दिखाती थी, तो वो उनका हर कर्म जो था वो मान्य हो जाता था कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस जो स्वयंवर होते थे, तो उन स्वयंवरों के अवसर पर जो वीरता और सम्मान के नाम पर कि भाई हम बहुत वीर हैं, और वो उसका जो थी कन्या का अपहरण तक कर लेते थे। इसके कारण जो मांगलिक अवसर पर भी रक्तपात हो जाना एक सामान्य सी बात हो गई थी। जबकि हमारे यहाँ होता ये है कि जब किसी का विवाह होता है, कोई मंगल कार्य होता है, तो ऐसे अवसर पर बहुत ही अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छा वातावरण होता है। लेकिन वहाँ पर भी शादी के समय, विवाह के समय पर भी वहाँ रक्तपात हो जाना, खून बह जाना बहुत ही सामान्य सा हो गया था। राजपूत सामंत वीर दृढ़व्रती थे, स्वामी भक्त और सत्यनिष्ठ तो थे, किंतु उनमें कूटनीति का अभाव था। क्योंकि जो सामंत और ये थे, वीर थे, वो बहुत बहादुर थे, अपने इरादों के पक्के थे और स्वामी भक्त थे और सत्यवादी थे, परंतु उनके अंदर कूटनीति का अभाव था। बिल्कुल उसमें जो कूटनीति होनी चाहिए, जो राजनीति में कूटनीति चाहिए, वो उनमें सर्व था, उसका अभाव था। और वो जो थे, एक और तो उनमें कर्तव्यनिष्ठता और अपना जो शौर्य का बहुत ही एक तरह सा प्रभाव था, और उनमें बहुत बल था उस बात का। लेकिन दूसरी ओर जो था वो भोग विलास और रंगरेलियाँ मनाने में कि उनके अंदर विलासी प्रवृत्ति भी थी। क्योंकि जो वहाँ के जो सामंत थे, राजपूत वीर थे, राजा थे, वो एक और तो बहुत बहादुर थे, और दूसरी ओर वो क्या थे कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा विलासी प्रवृत्ति थी। और वो जब डूबते थे अपने विलास में, भोग विलास में, तो वो उनको कुछ भी अपने समाज का, अपने जनता का, अपना कोई भी इस बात का ख्याल नहीं रखता था कि उनकी कोई जिम्मेदारी भी अपने राज्य के प्रति है।
और जो समाज के जो सामान्य लोग थे, आमजन थे, वो मनोबलहीन थे और उनका तो सिर्फ गर्त में ही गिर रहे थे, उनका लगातार पतन हो रहा था। और राजा लोग जो थे वो बहुत ही विलासी थे और बहुविवाह की प्रथा थी। वो बहुत सारी रानियां रखते थे, बहुत विवाह करते थे। उनके अंतपुर में रानियों की और अखिलों की खूब भीड़ लगी रहती थी। और राजकुमारों को राजनीति और तर्कशास्त्र, काव्य, नाटक, गणित आदि के साथ साथ कामशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। तो कुल मिला के जो वातावरण था बहुत ही अच्छा नहीं था, बहुत ही बेकार सा वातावरण था। और स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों के प्रति भी समाज में जो दृष्टिकोण था वो हीन दृष्टिकोण ही धीरे धीरे पनपने लगा था। और उसको स्त्री को हालांकि वो बहादुर मानी जाती थी, लेकिन फिर भी उसको भोग्या ही समझा जाने लगा, क्योंकि वो बहुत सारे रानियों से विवाह करते थे, अपने अंतःपुर में रखते थे। तो इस प्रकार से उसको भोग्या का भी एक रूप माना जाने लगा। और जो आर्थिक जो युद्धों के कारण जो समाज की स्थिति थी वो बहुत ही बुरी हो गई थी। लगातार व्यवसाय कृषि में भी अस्थिरता के कारण बहुत लोग जो थे बहुत परेशान हो रहे थे, धन का अभाव हो रहा था। और जो युद्धों के बाद जो विजेता थे वो उन्होंने कई बार जैसे युद्ध हुए और कोई दूसरा विजेता जीत गया, अपना यहाँ का राजा हार गया, तो उन्होंने समाज में लूट पाट मचा दी। तो उससे क्या हुआ था कि जो आम आदमी था उसका वो त्रस्त हो गया था, उसका बिल्कुल विश्वास हिल गया था कि हम किसी तरह से इसमें सुखी हो पाएंगे। तो कुल मिला के जो समाज की स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी हर तरह से, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण जो था युद्ध थे। और जहाँ पर इस तरह की समाज में बातें हो जाती हैं, जहाँ पर मतलब लोग जो हैं उसमें वर्ण में बढ़ जाते हैं, जाति भेद में हो जाते हैं, उच्च जातियाँ और निम्न जाति में जहाँ समाज बँट जाता है, जहाँ पर स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं रह जाता है, उनको भोग्या समझा जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। और यही स्थिति उस समय की आदिकाल की सामाजिक थी। तो जो सामाजिक परिवेश था वो बहुत ही उस अच्छी स्थिति में नहीं था। तो बच्चों, आपने देखा कि आदिकाल की सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक परिवेश क्या था। और मुझे उम्मीद है कि आपको आदिकाल की सामाजिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता लगा होगा कि ये क्या है और कैसी स्थिति थी। और फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। शेष मैं अगले वीडियो में आपको इसके अगली आदिकाल की अगली परिस्थिति के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।